हाय एवरीवन, वेलकम टू समझ लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस लेक्चर में हम स्कीम्स इन न्यूज़ पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर 10 स्कीम्स जो कि कवर करनी है। दीज विल बी स्पेसिफिकली फ्रॉम 2 मिनिस्ट्रीज। पहली होगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरी होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की पहली स्कीम हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दूसरी होगी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तीसरा सांसद आदर्श ग्राम योजना। फिर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हम देखेंगे स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, बहुत लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको की फीचर्स बता चलूँगा। ऑल दो स्क्रीन पे आपके और भी एडिशनल डिटेल्स लिखी होंगी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इफ़ यू वांट टू। हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे जो कि हमारे लिए की फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज 1,10,00,000 घर बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं अंडर दिस योजना। पहले ये इंदिरा आवास योजना नाम से होती थी, अब इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था 2016 में। हमारे लिए एम इंपॉर्टेंट है इसका कि एक पक्का घर बनाना है विद बेसिक अम्यूनिटीज टू ऑल हाउसलेस हाउस होल्डर्स एंड टू दोज हाउस होल्ड जो आर लिविंग इन कच्चा हाउसेस। ये 2022 तक करना है। टारगेट बेसिकली 3 करोड़ से 5 लाख कम 2,95,00,000 घर बनाने का है विद ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज। कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बेसिस पे आप डिवीजन करोगे। 60-40 का डिवीजन होगा, 60% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन दी प्लेन एरियाज एंड 90:10 का रेशियो होगा फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। आपने देखा भी होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा अपना रोल दिखाती है। यहाँ पर 90% शेयर जो है ऑफ द स्कीम विल बी टेकन अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 10% स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। फिर अगली है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये एक सब स्कीम है एज अ पार्ट ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इस स्कीम का फोकस है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है विद फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स while they are creating local community cadres for the promotion of enterprises। एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है यहाँ पर, आप समझ सकते हो। यहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेस दोनों बनती हैं। इनको सेटअप किया जाता है, प्रमोट किया जाता है मेजरली इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। बेसिकली प्रोग्राम ये चाहता है कि एक ऐसा पूल बनाया जाए ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स या एंटरप्राइज प्रमोशन हो हु आर लोकल एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योर सेटिंग अप रूरल एंटरप्राइजेस। इनको CRPEP बोलते हैं। दीज आर सर्टिफाइड। ये जो CRPEP हैं, पूल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स एंटरप्राइज प्रमोशन, ये सर्टिफाइड हैं। दे प्रोवाइड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसी स्कीम के बारे में जब भी आएगा तो आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सोचोगे तो आपकी स्टेटमेंट सही होती आएंगी। फिर उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। इस योजना के अंदर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3 विलेजेस ईच बाय 2019। और 2024 तक इनको 8 विलेजेस के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव करना है इन विलेजेस का। अब 3 से 8 तक जाना है तो 5 एक्स्ट्रा आदर्श ग्राम्स बनाने हैं 5 साल के अंदर, 2019 से 24 के बीच में। तो हर साल एक विलेज कंप्लीट करना है। ग्राम पंचायत यहाँ पे बेसिक यूनिट होगी ऑफ डेवलपमेंट। लोकसभा का जो MP होगा ये चूज करेंगे ग्राम पंचायत को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ऑफ कोर्स जो राज्यसभा MP होंगे ये चूज करेंगे ग्राम पंचायत फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेजर चॉइस इन द स्टेट फ्रॉम विच ही शी इज इलेक्टेड। अगर कोई यूपी से राज्यसभा में नॉमिनेट होके आए हैं तो वो यूपी में किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं, वहाँ की किसी एक रूरल एरिया को चूज़ करके ग्राम पंचायत को अपना डिफाइन कर सकते हैं। जो नॉमिनेटेड MPs हैं ये किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को पकड़ सकते हैं पूरी कंट्री में से। जो राज्यसभा से इलेक्टेड आए हैं फ्रॉम द स्टेट, ये अपना चूज़ करेंगे उसी स्टेट की किसी रूरल एरिया को। और जो नॉमिनेटेड हैं पूरी कंट्री में से, कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है उनके लिए प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, तो उस केस में वो पूरी कंट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर रूरल एरिया ग्राम सभा चूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्टेट में कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर नहीं है। एक्शन क्या लेंगे? MPs जो हैं इनको इंगेज करना है विद द कम्युनिटी, फैसिलिटेट करना है द विलेज डेवलपमेंट प्लान और इनको मोबिलाइज करना है नेसेसरी रिसोर्सेज स्पेशली फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलॉन्थ्रपीज। पैसा लगाने के लिए प्रोविजंस तो हैं लेकिन उनको प्रॉपरली चैनलाइज करना इनका काम है। फिर उसके बाद आता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। ये क्या होती है एक बार देख लेते हैं। इसको 10 स्टेट में लॉन्च किया गया था इसी साल एंड विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2022।
बेसिकली दिस प्लान वॉज लेड आउट इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो कि लोकसभा में सबमिट की गई थी एज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो कि 2008 में शुरू हुआ था, उसको बार बार एक्सपैंड भी किया जा चुका है। स्कीम में ये है कि एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा विच विल बी इशूड टू एवरी प्लॉट ऑफ द लैंड इन द कंट्री। जैसे इंसानों का आधार है हम लोगों का, वैसे ही लैंड को भी एक आधार दे देंगे, ऐसा सोचा जा रहा था कि हर किसी लैंड प्लॉट ऑफ लैंड की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड को यूनिकली सर्वे किया जा सके, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके और लैंड फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके, स्पेशली इन रूरल एरिया जहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं या आउटडेटेड हैं या डिस्प्यूटेड हैं, क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। और ये कैसे होगा? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा स्ट्रांगली। तो और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सर्वेज हैं या जियो रेफरेंस्ड कैडेस्ट्रल मैप्स हैं ये बहुत ही डिटेल्ड हों, जिसके बेसिस पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के यूज़ करके इन लैंड पार्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। इससे हम ओनरशिप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और जो डूबियस ओनरशिप है उनको बंद कर सकते हैं। इट विल हेल्प आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट लैंड्स ईजिली एंड प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम शैबी लैंड ट्रांजेक्शंस। फिर उसके बाद स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इस इन्वेस्टमेंट फंड को बनाया गया है टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कि अभी तक फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी हो रही थी। ये फंड, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान समझना, दिस वाज सेट अप एज अ कैटेगरी 2 AIF। AIF बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और इट इज़ अ डेट फंड रजिस्टर्ड विद सेबी। ये आप ध्यान रखोगे, ऐसी स्टेटमेंट्स एग्जाम में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस फंड के स्पॉन्सर कौन होते हैं? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इस फंड के इन्वेस्टर्स कौन होंगे? देखो, स्पेशल विंडो क्रिएट की गई है टू गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग कैश रिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, sovereign wealth funds, public and private banks, domestic pension and provident funds, global pension funds and other institutional investors। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत पुरानी स्कीम हो गई अब तो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको, लेकिन फिर भी हमें एक बार देखना ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ में आई थी 2014 15 अगस्त को। हिस्टोरिकली आपको याद होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनधन योजना, बहुत ही फेमस योजना, the National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, banking, savings accounts, remittance, insurance, pension in an affordable manner। जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं उनके अकाउंट खुले थे और इससे काफ़ी फ़र्क भी आया। फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नया स्टेप मिला है ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स जब ये स्कीम लॉन्च हो गई उसके बाद में। स्कीम की बेसिक टेनेट्स देख लेते हैं। जो अनबैंक्ड लोग हैं उनकी बैंकिंग करनी है, बेसिकली सेविंग्स बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट देना है उनको विद मिनिमल पेपर वर्क। KYC रिलैक्सड होनी चाहिए, KYC जितनी हो सके उतना बढ़िया है। ज़ीरो बैलेंस, ज़ीरो चार्जेस, अकाउंट खोल के दो। इंडिजिनस डेबिट कार्ड इशू करो फॉर कैश विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस। फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दो ऑफ ₹2 लाख। माइक्रो इंश्योरेंस करो, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजम्पशन, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट। इसके 6 पिलर्स ये हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज होना चाहिए, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 टू एवरी हाउस होल्ड। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए प्रमोटिंग सेविंग्स या ATM यूज़ करना, क्रेडिट के लिए रेडी होना, इंश्योरेंस पेंशन को यूज़ करना, उसके लिए डिमांड क्रिएट करना, बेसिक मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करना फॉर बैंकिंग। फिर उसका क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, ये पिलर्स थे। न्यू फीचर्स अभी ला के इसकी कुछ एक एक्सटेंशन क्रिएट की गई है जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। वो बेसिकली ये है कि अब एवरी हाउस होल्ड से एवरी अनबैंक्ड एडल्ट पे फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं और जो रुपे कार्ड इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर विल बी फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑन रुपे कार्ड्स इंक्रीज फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹2 लाख फॉर द PM जनधन योजना अकाउंट्स, जो कि 2028 अगस्त के बाद खुले हैं। 2018 ये आप याद रखना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 से 10,000 कर दी है। 2,000 तक की ओवरड्राफ्ट में कोई कंडीशन नहीं है। एज लिमिट 60 से 65 ईयर्स अब बढ़ा दी है, 5 साल का इजाफा कर दिया है। फिर उसके बाद रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम 2020 में स्कीम अनाउंस हुई थी। ये बेसिकली अप्लाई करती है टू ऑल द एक्सपोर्ट गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। स्कीम क्या है कि पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS हुआ करती थी विच वॉज नॉट कंप्लाइंट विद द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको ये रिप्लेस कर देगी। Basically, the scheme would refund to exporters the embedded central, state and local duties or taxes that were not so far be rebated or refunded and were therefore placing India's exports at a disadvantage.
और ये जो एक्सपोर्टर है उसके लेजर अकाउंट में आ जाएगा रिफंड विद कस्टम्स, और इसको यूज़ किया जाएगा टू पे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो क्रेडिट होगा इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अदर इम्पोर्टर्स, काइंड ऑफ जीएसटी क्रेडिट के तरीके से काम कर सकता है, ऐसा आप समझ लोगे, बस एक याद रखने के लिए। जो ये रेट्स हैं दिल बी नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये जरूर ध्यान रखना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी चेयर्ड बाय फॉर्मर कॉमर्स एंड होम सेक्रेटरी। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इंडियन जो एक्सपोर्टर्स होते थे ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते थे पहले, अब ये कर पाएंगे फॉर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अफोर्डेबल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रहेगी, विल बी मेड अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स विद इन द कंट्री इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। टैक्स असेसमेंट जो है इट इज़ सेट टू बिकम फुल्ली ऑटोमेटिक फॉर एक्सपोर्टर्स। जो बिजनेस हैं विल गेट एक्सेस टू द रिफंड्स फॉर जीएसटी वैन ऑटोमेटिक रिफंड रूट, और इससे इकॉनमी जो है कंट्री की वो इम्प्रूव होगी, वर्किंग कैपिटल एंटरप्राइज की ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो ये अच्छे फ़ायदे हैं इसके। फिर उसके बाद हमें देखनी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखो स्कीम के अंदर अभी तक बैंक्स लगभग 25,000 करोड़ के लोन्स दे चुके हैं टू अबाउट 1.14 लाख अकाउंट्स, और जो वुमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं इन्होंने डोमिनेट किया है सैंक्शंस को सो फार अंडर द स्कीम। इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अब न्यूज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट था मैंने आपको बता दिया है, अब स्कीम को देखते हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर लेवरेज करना है स्कीम को टू रीच आउट टू द अंडर सर्व्ड सेक्टर्स ऑफ पीपल सच एज SC, STs एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। बैंक लोन्स देना है बिटवीन ₹10 लाख to 1 crore to at least 1 SC or ST borrower and at least 1 woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise in agricultural allied activities या manufacturing या services या trading sector। तो ये ध्यान रखना कि SC, ST, women, greenfield enterprise, agri-allied activities, manufacturing, services, trading sector, और गवर्नमेंट अलोकेट नहीं करती है फंड्स फॉर लोन अंडर दिस स्कीम। और सिडबी और नाबार्ड के जो ऑफिस हैं दिल बी डेजिग्नेटेड एज द स्टैंड अप कनेक्टेड सेंटर, और एक क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म बनेगा थ्रू दी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि 18 ईयर्स ऑफ एज अबव होनी चाहिए, ग्रीन फील्ड सेक्टर के प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलेगा ये, कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोवर। अगर पहले से डिफ़ॉल्टर है तो उसको क्या दिया जाएगा खुद भी सोचो। अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है तो एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये भी आप कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हो। और बोरोवर जो हैं इनको मिनिमम 10% प्रोजेक्ट की कॉस्ट की अपनी खुद से लगानी होगी, बाकी वो लोन ले लें चल जाएगा। अभी रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं कि स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। जो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट है फॉर लोन्स अंडर द स्कीम हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम अप टू 25% टू अप टू 15%, और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं इनको इंक्लूड कर दिया है इन दिस स्कीम। उसकी बाद आती है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ टू स्टेट्स एज एन इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन फॉर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स। इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन है टू स्टेट्स, ये ध्यान रखना। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है ये टू इशू फ्रेश गाइडलाइन इन दिस रिगार्ड, और इस स्कीम का नाम रखा गया है। अब बेसिकली आप समझ ही सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव करना है स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो ज़्यादा कैपिटल आएगा तो वो खर्चा करेंगे, और उन स्टेट्स को बहुत फ़ायदा होगा जिनको फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू अ शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवेन्यू। कोविड-19 से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप समझ सकते हो। और ये अमाउंट उन स्टेट्स को दिया जाएगा जो कि इन 4 में से 3 रिफॉर्म्स कर सकते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म या पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। इन 4 में से 3 रिफॉर्म्स उनको करने होंगे तो उनको ये पैसा मिल जाएगा। अब पैसा उसमें कितना दिया, किसको दिया, ये जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। राइट, तो ये 10 स्कीम थी जो हमें डिस्कस करनी थी इस वीडियो के अंदर, फटाफट हमने देख लिया है। इनके की फीचर्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपका काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। इनकी PDF नोट्स अवेलेबल है ऑन द समझो ऐप, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और जो लिंक है हमारी वेबसाइट के, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।